सभी को मेरा नमस्कार और उपस्थित संत वृंदों को भी मेरा नमन। देखिए, मैं भारत के उस हिस्से से आता हूँ और उस शहर से आता हूँ जिसको महाराणा प्रताप की भूमि कहते हैं। मैं गर्वोक्ति कह सकता हूँ, गुलाम का विषय तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं रहा या रहा, उसको बाद में लूंगा, लेकिन मैं गर्वोक्ति के साथ कह सकता हूं कि मेरे राजा ने कभी किसी अकबर को अकबर कहकर नहीं पुकारा, उसे तुर्क और मलेच्छ कहा। ये मेरे और सबसे बड़ा विषय है कि 200 साल का भारत मेरे मेवाड़ ने निर्देशित और शासित किया, लेकिन कभी भी उस इस्लामिक इतिहासकार ने उसको स्वीकार करने की जगह उस पर विरोध प्रस्तुत किया। ये मेरा मेवाड़ नहीं है, ये भारत का मेवाड़ है। और बाबर से लड़ने वाला भारत का सम्राट सांगा है, जिसने बाबर से युद्ध लड़ा। तो बयाना के पास लड़ाई हुई, लेकिन बाबर की हिम्मत नहीं पड़ी कि बयाना से आगे बढ़कर के किधर इधर उधर घूम जाए, लौट गया वहां से। और इतिहास में यह लिखा गया कि सांगा युद्ध हार गया। यह हमारे पराक्रम को बुझाने की प्रक्रिया है, हमारे पराक्रम को घटाने का तरीका है। सांगा के दादा जो है उनका नाम है महाराणा कुंभा। भारतीय इतिहास में महाराणा कुंभा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस इस्लाम से लड़ने का जो इस्लामी तरीका था उसको पूर्णतया अपनाया। और क्या अपनाया? उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर पहला युद्ध किया 1437 में और मांडू को जीत लिया। और मांडू को जीतने के बाद पूरे मांडू में आग लगा दी और मांडू में उपलब्ध 7 मस्जिदों को तोड़ करके नष्ट कर दिया। उस कुंभा ने दूसरा गुलाब खान, जो नागौर में नवाबी कर रहा था, उस गुलाब खान ने जब मेवाड़ पर हमला करने का प्रयास किया और नागौर से आगे बढ़ करके आया, तो गुलाब खान के नागौर को जीता और नागौर की 3 मस्जिदों को नष्ट किया, नागौर के किले को तुड़वा करके नए सिरे से बनवा दिया। और इस पूरी प्रक्रिया में कुंभा ने कुल 32 नए किले और 84 पुरानों किलों का निर्माण किया। 32 नए किलों का तो निर्माण किया और 84 नए पुराने किलों का रिनोवेशन किया, पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। उसमें भटिंडा का किला भी आता है और उसमें भावलपुर का किला भी आता है और बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, सिंध। और मैं स्वयं उस परिवार से आता हूं जिसको महाराणा रायमल के समय में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से उठा करके और अमरकोट भेजा गया, जिसको आज अमरकोट जो 16 राजपूतों से शासित है, उसको मेरे परिवार ने 100 वर्ष तक शासित किया। उसके बाद पुनः मुझे मेरे परिवार को वापस चित्तौड़ बुला लिया गया। लेकिन मैं उसको बहुत मजबूती से ये बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास सारे संदर्भ है, अभिलेख हैं और ताम्रपत्र भी है। मैं स्वयं होल्ड करता हूं उनको, इसलिए मैं इसको मजबूती से कह सकता हूं। तो ऐसे भारतीय इतिहास को चलाने वाले मेवाड़ के बारे में अगर हम लोग इतिहास के तौर पर नहीं देखेंगे और उसको भारत के शासन के तौर पर नहीं देखेंगे तो शायद गलती करेंगे। 1000 में एक राजा हुए धार में, राजा भोज, 1111 में, 11वीं शताब्दी में। राजा भोज को भारत का सबसे बड़ा विद्वान अपने समय का माना गया। पुस्तकें लिखी, युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, ऐसी कई सारी पुस्तकें उनके नाम पर हैं। परमार भोज के बाद कोई ऐसा शासक भारत में हुआ जिसकी विद्वता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और उसने कई सारी पुस्तकें लिखी और लिखवाई, तो वो कुंभा है। किसी मुगल या किसी तुर्क के नाम पर कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसको कि वीणा बजाना आती हो या किसी तरीके का वाद्य बजाना आता हो या उसने किसी प्रकार की ऐसी विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखी हो। बाबर की लिखी हुई तुजुके बाबरी अपने मूल कॉन्टेक्स्ट में कहीं मिली ही नहीं 1800 से पहले।
अगर किसी के पास में मूल तुर्की में लिखी हुई तुजुक बाबरी उपलब्ध है तो शायद मैं अपने शब्दों को वापस ले सकता हूं, लेकिन उपलब्ध नहीं है। लैनपुन का वर्जन ही सारे लोग पढ़ते रहते हैं अधिकतम। तो और हमारे यहाँ पर ऐसा सम्राट है जो भारत की कई सारी भाषाओं को जानता है, मराठी जानता है, कन्नड़ जानता है, हिंदी, संस्कृत और इसके साथ में अरबी और फारसी भी जानता है। वो है महाराणा कुंभा। उन्होंने कन्नड़ में एक नाट्य लिखा है, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है, जो दक्षिण भारतीय भाषा, द्रविड़ भाषा को एक उत्तर भारतीय शासक लिखता है। इस ऐसा पराक्रम, विद्वता के साथ तलवार, 36 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। 36 वॉर्स है, 56 का रिकॉर्ड शायद कहां से आपको मिला है मुझे नहीं पता, ऑफिशियल रिकॉर्ड 36 है कि उन्होंने 36 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध वो हारे नहीं। और हमारे यहाँ पर लगातार अंग्रेजों के आने के बाद में एक रिवाज सा बन गया है कि कंपैरेटिव ऑफ द यूरोप टू द इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें लिख दिया जाता है कि ये भारत का नेपोलियन, ये भारत का। अरे भाई, नेपोलियन से कई सौ साल पहले कई लोग ऐसे पैदा हो गए, तो नेपोलियन कहीं पर हमारे भारतीय राजाओं से तुलना हो सकती है, भारतीय राजाओं की तुलना तो नेपोलियन से नहीं हो सकती, लेकिन हम ये गलती करते रहते हैं। ऐसे ही मेवाड़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड जो ट्रेवेलॉग लिख रहा था, वो हल्दी घाटी को थर्मोपोली से कंपेयर करके चला गया, और हम लोग आज तक बोलते आते हैं कि हल्दी घाटी जो है वो थर्मोपोली ऑफ द इंडिया है। वो गलत बात है, थर्मोपोली का कोई उससे संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शासकों ने कभी भी युद्ध में अराजकवादी युद्ध का समर्थन नहीं किया, वो कभी भी राक्षसी प्रवृत्तियों से प्रेरित नहीं थे। उन लोगों ने जब भी युद्ध किया तो अपने नियमबद्ध तरीकों से युद्ध किया। हाँ, वो इन मुगलों की आदतों से और तुर्कों से समझ चुके थे कि ये क्या गलती करते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए उनकी प्रक्रिया में उनको जवाब दे रहे थे, लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, कोई गलती नहीं करी। जो जबकि थर्मोपोली हो, स्पार्टन्स का युद्ध हो, कोई भी हो, उसमें कहीं पर भी किसी तरीके के नियम, किसी तरीके के जिसको अंग्रेजी में एथिक्स का कहीं फॉलो नहीं होता। और हम लोग एथिक्स डिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग उससे बाहर मुश्किल से निकलते हैं। शायद सावरकर जी ने कहा है कि हमें सद्गुण विकृति है। ये सद्गुण विकृति बहुत बाद में आई है, उससे पहले तक बहुत अच्छे से हम लड़े हैं। पृथ्वीराज का विषय जब लिया जाता है 1192 का, उससे पहले क्या एक हिस्टोरिकल नोट में सुना देता हूं कि मेवाड़ के भारत के इतिहास में 2 ही ऐसे राजा हुए हैं जिनका युद्ध क्षेत्र में राज्याभिषेक हुआ है। एक है राजस्थान में इस क्षेत्र से अलट, और दूसरे दक्षिण भारत में राजराज प्रथम, दोनों का युद्ध क्षेत्र में कोरोनेशन हुआ है। तो अगर हमारे राजा युद्ध क्षेत्र में अपने पिता की मृत्यु पर युवराज का राज्याभिषेक करने की क्षमता रखते हैं, तो उनके शौर्य में कहीं कमी नहीं है, और युद्ध जीतते भी है उसके बाद में। पराक्रम का दूसरा विषय यह था कि 11वीं शताब्दी में जब भोज शक्तिशाली हुए तो भोज ने बड़े आक्रमण किए। तो एक खलीफा के दरबार में एक लेखक है अल बर्मा की अपने रिकॉर्ड्स पर लिखता है कि भारत के राजपूत जो है अचानक से बगदाद पर रेड कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और बगदाद हमेशा बर्बाद हो जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए हम बगदाद का फोर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर ये पराक्रम हमने था तो भाव पराजय से आए या विजय से आए ये मेरा विषय नहीं है। हम हारे, हम तथ्यों को जुटला नहीं सकते, लेकिन हमारा पराक्रम कम नहीं था, इसको हम घटा नहीं सकते। जहां तक शौर्य और पराक्रम की बात है, वो मानसिक स्थिति है, वो शारीरिक स्थिति नहीं है। किसी के बलिष्ठ होने से वो पराक्रमी हो जाए, आवश्यक नहीं। ऐसा उदाहरण कई उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। गुजरात का एक शासक हुआ जिसको महमूद बेगड़ा कहा गया, क्योंकि उसने 2 गढ़ एक साथ एक बार में जीत लिए। उस महमूद बेगड़ा को कुंभा ने 2 बार हराया। तो महमूद बेगड़े के पराक्रम का वर्णन इतिहास में इस तरीके से किया गया है। मैं केपी जायसवाल को कोट करूंगा इसमें लेकर के, और दूसरा
आशीर्वादी लालजी श्रीवास्तव को कोट करूंगा। उन्होंने दोनों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1000 से 1707 में लिखा है कि महमूद बेगड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले तो जहरीला है, संख्या उसको नियमित थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, तो वो किसी को भी छूता है या किसी भी स्त्री के साथ रहता है तो दूसरी रात सुबह जीवित नहीं देखती, ये उसका पराक्रम है। और दूसरा कि वो इतना ज्यादा खाता है कि रात को जब वो सोता है तो उसके सिरहाने की एक तरफ 5 सेर पका हुआ चावल और दूसरी तरफ 12 दर्जन केले रख दिए जाते हैं। वो जिस करवट से उठता है उस करवट से खाता है और दोनों ही चीजों को एक साथ खा जाता है उठते ही। क्या ऐसा पराक्रम है? शायद मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इसको बीमारी कहा जा सकता है, पराक्रम नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा लिखा गया है। इसी तरीके से महमूद बेगड़ा के बारे में कहा गया है कि वो करीब 6 फुट से ज्यादा लंबा था और उसकी दाढ़ी जो थी जमीन से नीचे की तरफ टिकती थी आकर के, तो वो अपनी दाढ़ी को अपने पैर के अंगूठे से बांध करके रखता था। ये वर्णन है महमूद बेगड़ा के बारे में इतिहास में पराक्रम का। ये ऐसा पराक्रम है। अकबर के बारे में इतिहास में लिखा गया है, अकबर का अपना लेखक लिखता है कि अबुल फजल अल्लामी की खुद अकबरनामे में लिखता है कि अकबर को बोलने की तहजीब नहीं। वो इस तरीके से नहीं लिखता कि अकबर को बोलने की तहजीब नहीं है, वो अकबर जो गालियां रूटीन में अपने कोर्ट में दे देता है वो लिख देता है। ऐसे असभ्य और ऐसे घटिया किस्म के शासकों को हमने जेला और 1000 साल जेला, लेकिन फिर भी हम बहुत पराक्रम से लड़े। एक उत्तरी एक लेखक हुए हैं जो मध्यकालीन भारत में कुछ किताबें लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, महमूद तुगलक वो जब अपने राज्य में विद्रोह होने की परिस्थिति में 1343 ईस्वी में गुजरात की ओर बढ़कर गुजरात से थट्टा को नियंत्रित करने के लिए जाता है, तो अचानक से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो 6 महीने के लिए आमोद प्रमोद के लिए मेवाड़ में रुक जाता है, क्योंकि मेवाड़ का राजा उसका मित्र है। मेवाड़ का रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त मेवाड़ में महाराणा हमीर सिंह शासक हैं और महाराणा हमीर सिंह ने महमूद तुगलक को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया और 6 महीने के लिए बंद कर दिया। और व्यावहारिक रिकॉर्ड मिलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन इतिहास में उसको स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि कहीं हमारा पराक्रम नजर आएगा। और अगर किसी राजा ने किसी दिल्ली के, जिसको सल्तनत का सुल्तान कहा जाता है, उसको गिरफ्तार करके अपने पास रखा तो क्या शर्तें रखी होगी, ये हमको लिए सोचने का विषय होगा। एक संधि है, संधि पत्र है जो उदयपुर में आर्काइवल मटेरियल से मिलता है, उपलब्ध है। उस संधि पत्र में लिखा गया है कि महमूद तुगलक से बात कही गई कि तू त्रिस्थली को कर मुक्त रखेगा, कभी भी किसी से कर नहीं लेगा, छोड़ूंगा तब। त्रिस्थली का मतलब गया, काशी और हरिद्वार, किसी से कर नहीं लेगा तो छोड़ेंगे। और ये रहा, लंबे समय तक रहा, कर मुक्त रही। उसके बाद में दूसरी बार महाराणा मोकल के समय में भी ऐसा किया गया, जो महाराणा कुंभा के पिता हैं, त्रिस्थली कर मुक्त कराई गई। महाराणा कुंभा ने तो दबाव बना करके और सिकंदर लोधी से त्रिस्थली मुक्त करा दी। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1000 साल में अभी तक हमने जितना सुना, हम लोग पराजित, हम लोगों का पराक्रम हीन हो गया। न तो हम निर्वीर्य रहे, न पराक्रमहीन रहे। हमने हमारे पढ़ने के तरीकों को बदल दिया, हमने हमारे शौर्य और पराक्रम के हिस्से को छोड़ दिया। जिनमें ये क्षमता हो कि वो किसी मुसलमान को मुसलमान कहना ही पसंद ना करे, मलेच्छ और तुर्क कहे, उन लोगों की क्षमताओं पर कभी भी हम लोग जो है कोई शंका पैदा नहीं कर सकते कि वो कितने क्षमतावान रहे होंगे और उनको इनकी कमियों का और इनके तरीकों का कितना अनुभव और जानकारी रही होगी, ये भी हम मना नहीं कर सकते। इससे पीछे चले जाए हम
तो 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद में खलीफा अल वलीद के समय का समय है, उसका सेनापति भारत पर हमला कर रहा है, उसका नाम सलीम है, और वो सिंधु को पार करके पूर्वी हिस्से पर आ गया है और वहां से उज्जैन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उज्जैन केंद्र स्थान की तरफ दिखाई देता है। उस उज्जैन की तरफ बढ़ते हुए सलीम की सेना को रोकने के लिए एक समूह बनता है। यहां पर प्रतिहारों का उदय हो चुका है, तो प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम, जो आयु में ज्यादा है, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो दक्षिण से चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य, उनके भाई हैं अवनी जनाश्रय पुलकेशी, उसको बुलाते हैं और इस दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र से बप्पा रावल, जो बड़ा नाम लिया जाता है, उनको इकट्ठा करते हैं और एक सेना तैयार की जाती है जिसका सेनापति बप्पा रावल को बनाया जाता है और वो युद्ध में जाते हैं और पूरा सिंध क्षेत्र और पंजाब और सभी को जीतते हुए अफगानिस्तान के किनारे पर मुंडीगढ़ तक जाते हैं। एक देवल का अभिलेख है जो आर्काइव्स में होना चाहिए दिल्ली में, पर वो पाकिस्तान में चला गया है। अब देवल का अभिलेख पाकिस्तान में, मूल उसकी प्रति पाकिस्तान में उपलब्ध है। हमारे वहां पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक में वो पब्लिश्ड है, बप्पा रावल का अभिलेख है। उसमें उन्होंने ये काम किया कि जितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था 712 से लगा करके 738 के बीच में, सभी की शुद्धि की गई और उन्होंने वहां पर 64 ऐसी महिलाओं से विवाह किया जिन महिलाओं ने कहा कि हम जाएंगे कहां, परिवार ही नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा मेरे पास रखूंगा, क्योंकि ऐसे कैसे रहेंगे हम, तो कि मैं विवाह करूंगा। 64 ऐसी महिलाओं से उन्होंने विवाह किया और उस अभिलेख में उन्होंने उसको रिकॉर्ड पढ़ लिया। वहां से वो रावलपिंडी तक आए। रावलपिंडी का शायद अब क्या है ये, मैं इसका स्पष्टीकरण मेरे पास आज भी नहीं है। मेरे को कहीं पर भी किसी तरीके के प्रमाणों से ये नहीं मिला कि रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका नाम, उस स्थान का नाम बप्पा रावल के नाम पर है और कई जगह लिखा मिलता है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर कुछ मुझे आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा। लेकिन रावलपिंडी से आगे तक गए। यहां पर वो जब सलीम को छोड़ते हैं तो एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड उपलब्ध होता है कि उन्होंने सलीम की बेटी से शादी करी जिसका नाम माइया था। वो खुद उनके पास आई और उसने कहा कि मैं तेरे पराक्रम से प्रभावित और मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो बप्पा ने उस महिला से शादी करी। बप्पा अपने जीवन के अंतिम समय में योगी हो गए, सन्यासी हो गए और उन्होंने गोरक्षनाथ पंथ में दीक्षा ले ली और उनके समाधि मेवाड़ में है, वहीं पर उदयपुर के पास ही है। तो पराक्रम की कोई कमी नहीं है। या कश्मीर से देखें ललितादित्य मुक्तापीड़ को, तो हम लोग मना ही नहीं कर सकते कि वैसा सम्राट भी भारत में उस समय में रहा। हर बार हमको कहा जाता है कि हिंदू साम्राज्य जो है वो हर्ष के बाद में एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीड़ को हमको सुनाया, पढ़ाया, दिखाया नहीं जाता। वो मुक्तापीड़ जिसने अरबों को इतना पीटा, इतने लंबे समय तक युद्ध किया कि मक्का तक गया, मक्का से आगे बढ़ा और फिर लौट करके आया, मक्का को अपने नियंत्रण में लिया। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स, जिसमें एक हरमन गोइट्स की बुक है, वो लिखती है कि उसने एक बार मक्का काबे को तोड़ दिया। इसका ऑफिस एक ही पुस्तक है, मैंने आज तक और किसी पुस्तक में ऐसा विषय नहीं देखा, लेकिन एक पुस्तक है हरमन गोइट्स की जो कहती है कि काबे को तोड़ दिया। सिल्क रूट पर उसने लिखा है और उसी में उसने लिखा है कि जब ये आगे बढ़ा तो पूरा सिल्क रूट कंट्रोल किया और उसके बाद में काबे तक जाके काबे को तोड़ दिया। तो ये भी हमारे पराक्रम का विषय है कि हम लोगों ने उस वक्त इस चीज को समझा कि इनके साथ क्या नियंत्रण करना चाहिए। और यही वो कारण है कि 712 से जो कहानी शुरू हुई भारत में, वो 1192 तक तो इनको स्थिर ही नहीं होने देती। ये रेडर्स के तौर पर ही नजर आते हैं, इससे बाहर दिखाई ही नहीं देते। और यही वो कारण है कि अल्ताफ हुसैन हाली मुसद्दस लिखता है, जो भाई साहब ने शुरुआत में बोली, कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में फहरा, मजाहम हुआ कोई खतरा न उसको, न उम्मा में ठिटका न कुलजुम में ठहरा, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। ये अल्ताफ हुसैन हाली ने शायद 19वीं 20वीं शताब्दी के आरंभ में लिखा,
लेकिन उनका दर्द है ये, वो अपने अल्लाह से, मुसद्दस का मतलब होता है अल्लाह से शिकायत, तो अल्लाह से शिकायत कर रहा है कि ये सब हुआ भारत में, अभी तक हम नियंत्रित नहीं कर पाए। बाद का पक्ष देखते हैं हम लोग। राजस्थान में एक समाज है कायम खानीज। ये कायम खानी जो है वो राजपूत से मुसलमान बने हैं, शायद तलवार के दम पर बनाए गए या जैसे भी बनाए गए, ये राजपूतों से मुसलमान बने हैं और ये 13वीं-14वीं शताब्दी का मामला है। लेकिन कायम खानियों में अब तो बहुत ही रिजिडिटी पैदा धीरे धीरे कर दी गई है, लेकिन आज से 40-50 साल पहले तक भी कायम खानियों की स्थिति ये थी कि मस्जिद में जाकर के और निकाह होता था और काजी निकाह करवाता था, उसके बाद में अपने गांव के मंदिर में आकर के और 3 फेरे लिए जाते थे। शादी की व्यवस्था ये थी। वो उनको इतना कठोरता से मुसलमान बना नहीं पाए। दूसरी परिस्थिति ये थी कि कायम खानियों में कई लड़कियां जो है उस क्षेत्र में राजपूतों में पुनः ब्याह दी गई और वो एक्सेप्ट किया गया। अभी हम कह रहे थे ना बेटी का व्यवहार स्वीकार नहीं, ऐसा हुआ। ये जो नूह का इलाका है जिसको मेवात कहा जाता है, वहां कि ये जो मेव है, ये मूलतः इनके लिए शब्द मेव बाद में प्रयोग किया गया, ये ओरिजिनली मीणे हैं, ना तो ये पठान है ना कुछ है, ये मूलतः मीणे हैं। और ये मेवात का बहुत छोटा हिस्सा इलाका है जो हरियाणा में है, इससे लंबा इलाका राजस्थान में है जो अलवर और भरतपुर जिले के साथ में करौली के नुक्कड़ तक आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इन मेवों के बारे में ये कहा जाता है कि 1980 करीब करीब तक भी मेवों की स्थिति ये थी कि मेवों के घर में मीणों में शादी हो जाती थी और मीणे अपने उस क्षेत्र में, और मीणों के घर में मेवों की लड़की की शादी कर दी जाती थी। अगर मीणे की बेटी मेव के वहां जाएगी तो हिंदू रहेगी, वो अपना नियम से अपना काम करेगी, और अगर मेव की बेटी मीणे के यहाँ आएगी तो वो मुस्लिम रहेगी, अपने नियम से काम करेगी, और उनके बच्चे जैसा जैसा फॉलोअरशिप मानेंगे वो उनकी स्वीकार्यता के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन इन सभी को कंट्रोल करने के लिए 1923 में मरकज बनाया गया दिल्ली में। उसने जो तबलीगी जमात और मरकज बना, उसने जो काम किया है, उसने इसी परिस्थिति पैदा कर दी कि भारत में पाकिस्तान पैदा कर दिया। ये सभी हमको द्रष्टव्य होने चाहिए कि ये परिस्थितियां 18वीं-19वीं सदी में बनी है, उससे पहले तक इतनी कठोरता से ये लोग काम नहीं कर पाए थे। हम लोग जिसको कह रहे हैं कि इतना इतना इतना, देखिए भारत में औरंगजेब को लेकर के हमारा विषय बहुत ही है कि औरंगजेब ने ये किया, औरंगजेब ने वो किया। एक औरंगजेब से भी खराब आदमी भारत में हुआ जिसका नाम इतिहास में कभी नहीं लिया जाता, उसका नाम है फिरोज तुगलक। उसने अपने जीवन में 1,80,000 गुलाम बनाए और उन 1,80,000 गुलामों को व्यवस्था देने के लिए दिल्ली के आसपास के 1700 एकड़ क्षेत्र में बाग लगाए, जो उस बाग में खेती करने का काम कर रहे थे। इसके लिए उसने एक विभाग स्थापित किया, दीवाने बंदगान। उसके साथ में उसने एक विशिष्ट कार्य और किया कि दिल्ली में आज इसके क्षेत्र को दरियागंज कहते हैं, उसकी पहली नहर उस आदमी ने बनवाई और एक कर लगाया हक ए शर्म उसके गुलामों की व्यवस्था करने के लिए। और वो गुलाम कौन थे? युद्ध से जीत कर आए वो लोग थे जिनको वो अपने कंट्रोल में ले लेता था, नियंत्रण में। तो ये सारा विषय हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतिहास सिर्फ भारत का इतिहास सिर्फ गंगा की घाटी में ही है, ऐसा नहीं है। उस गंगा की घाटी के बाहर भी है और बहुत पराक्रम का इतिहास है, हमको उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि गंगा की घाटी की समस्या है यह है कि 1192 के बाद और 1800 तक गंगा की घाटी में परिस्थितियां खराब है, मुसलमानों का आक्रामक हालात है। लेकिन उसके बाहर भी कुछ और क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर वैसे हालात नहीं है। और क्रम से इन लोगों को बचाने की कोशिश भी करी, पर परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और वो ज्यादा बचा नहीं पाए। लेकिन श्रम पूरा किया उन लोगों ने। हम भले ही तो रणथंबोर में अलाउद्दीन से लड़ाई हो या चित्तौड़ में अलाउद्दीन से लड़ाई हो, हम भूल नहीं सकते कि श्रम पूरा किया गया। या
शेरशाह का गढ़ सिवाड़ हो, जहां पर वो कहता है कि मैं 2 मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी सल्तनत हार जाता, उसको भी मना नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक तथ्य है और परम तथ्य है, जहां पर वो जीत करके बाहर नहीं निकला, गढ़ सिवाड़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। हमारे राजस्थान में एक कहा जाता है गढ़ सिवाड़ के लिए कि आब फटे नर थर थरे, धड़ तड़ पे और सिंह उजड़े, जद छूटे सिवाड़। यानी सिंह जैसा पराक्रम रखने वाला आदमी भी मर जाए तो कहीं जाकर के सिवाड़ को जीत सकता है। ये शब्द आसानी से नहीं बनते, न कोई ऐसे ही लिख देगा। इन शब्दों के लिए वो पराक्रम तो व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा। वो पराक्रम दिखाया गया है, वो शौर्य सभी ने दिखाया है, उससे हम मना नहीं कर सकते। क्योंकि इस धरती से ये कहा गया है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से बात कर रही है और वो कहती है कि सखी अमीनो साहिबो बाकम सु भरियो रणबिक से ऋतुराज में जू तरबर हरियो। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि मेरा पति कैसा है, मेरा पति पराक्रम से भरा पूरा है और जब युद्ध में जाता है तो वैसे ही खिलता है जैसे कि बसंत में पेड़ खिलता है। तो इसको ये फ्लोकलोर्स में, ये लोकोक्ति में तभी आ सकते जब ऐसी परिस्थितियां रही हो, ऐसा पराक्रम दिखाया गया हो, ऐसे आ नहीं सकते। ये तथ्य है, ये सत्य है। और ये मेवाड़ से नहीं कहा जाए, दक्षिण में जब हम जाते हैं तो यही चीजें हमको विजयनगर में द्रष्टव्य होती है। विजयनगर में जब विद्यारण्य शास्त्री ने हरिहर बुक्का का शुद्धिकरण किया और उनको साम्राज्य दिया, तो भले तो सालू वंश हो, भले तुलु वंश हो, उस पूरे नया संगम वंश हो, उन्होंने बड़े पराक्रम से उस दक्षिण के 5 मुसलमान साम्राज्यों से लड़ाई लड़ी है। और इतनी पराक्रम से लड़ी है कि वो 300 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। यही कारण है कि हम आज कहते हैं कि दक्षिण में बचा रहा, हम चिल्लाते हैं दूर से। लेकिन वही विजयनगर राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई के बाद में नष्ट कर दिया गया। उन 5 साम्राज्यों ने मिलकर के नष्ट किया। जो आपस में बिल्कुल सूरों की तरह लड़ रहे थे, उन्होंने एक हिंदू साम्राज्य को नष्ट करने के लिए दोस्ती कर ली। ये है इस्लाम। और जब वो नष्ट कर दिया तो वापिस सूरों की तरह लड़े। बीदर, बरार, अहमदनगर, निजामशाही, ये सभी लोग आपस में बिल्कुल नीचता के साथ लड़े और बाद में कमजोर पड़ गए। इनका कमजोर पड़े हुए आदिल शाही, इन कमजोर पड़े हुए को बाद में जाकर के अकबर से लगा करके औरंगजेब ने सहसा से खत्म कर दिया, धीरे धीरे 150 साल में। तो ये इसकी सच्चाई है। लेकिन हमसे लड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस विजयनगर साम्राज्य को राक्षसी तंगड़ी के बाद में पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका। उसके बाद भी 100 साल तक वो जिंदा रहा। और विश्व के इतिहास में सबसे समृद्ध समाज उन 200-300 सालों में कोई है तो विजयनगर साम्राज्य का है। भले ही तो वो डेमिंग के पियर्स से सुने या किसी और से सुने, या मार्को पोलो लिखता है तो वो भी इनके बारे में बहुत अच्छा लिखता है। और एक और है अरबियन अब्दुल रजाक भी बहुत अच्छे से इस बात को लिखता है। जब वो ये सारी बातें हमारे शौर्य और हमारे पराक्रम की बातें, उसी साम्राज्य में एक व्यक्ति हुआ जिसके बारे में हम बहुत कहानियां सुनते हैं। तेनालीरामा की कहानी उनके कोर्ट से आती है ना। तो अकबर बिरबल की जो कथा है, शायद उसके बारे में मैंने कई बार ये सोचा भी और हो सकता है कि वो सत्य भी ना हो, लेकिन तेनालीरामा उसकी कथा सत्य है। उसी कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी, अवमुक्त माल्यद। कन्नड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन भारतीय प्रशासन क्या होता है उस पर लिखा गया ग्रंथ है। कैसे साम्राज्य का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रचा गया ग्रंथ है। लेकिन हमको ये सुनाया जाता है कि एक मात्र 5 साल शासन करने वाला एक आदमी शेरशाह सूरी जो है, वो भारत में एक बड़ी सारी सड़क बना देता है। 5 साल में कोई आदमी जीटी रोड, जिसको आज जीटी रोड कहते हैं, बना सकता है? संभव ही नहीं। 5 साल का शासन है, क्या बना दिया और क्या कर दिया। 10 साल से मोदी जी है, पूरा नहीं कर पा रहे सड़कों का काम। इतना श्रम से लगे हुए, इतने साधनों से लगे हुए,
वो नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि उसी ने बनाई, जबकि उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा लेना देना मौर्यों से है उसका, लेकिन हमको बताया जाता है कि शेरशाह सूरी है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है भारतीय इतिहास में हमारे पराक्रम को लेकर के अध्ययन करने का तरीका जो है वो इस्लामिक रिकॉर्ड से लिया जाता है, और हमको ये कहा जाता है कि आपका रिकॉर्ड सही नहीं है, झूठा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पक्ष में लिखा होगा, तो मुसलमानों ने भी तो अपने पक्ष में ही लिखा होगा, फिर हम उसको रेफरेंस क्यों माने? हमारा पक्ष का रेफरेंस होना चाहिए। पूरी दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश होगा जो खुद के सत्य को सत्य नहीं मानता है, दूसरे के सत्य को सत्य मानता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचकर निकलने की आवश्यकता है। ग्रंथों का सही अध्ययन और मूल स्रोतों के अध्ययन की आवश्यकता है। हमारा पराक्रम तो अपनी जगह और है और हमेशा रहेगा। शायद हम कहीं कमजोर होने वाले नहीं, आने वाले समय में भी हम उतने ही मजबूत रहेंगे, क्योंकि हम में क्षमता है कि हम जो है ना 80 रुंड के साथ लड़ सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में 14 रुंडों ने इतना आतंक मचाया कि मुगलों की सेना पहले ही धक्के में भाग खड़ी हुई, और सांगा की लड़ाई में 80 रुंडों ने उस खानवा में आतंक मचाया कि बाबर की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। इतिहास में यही लिखा जा सकता है कि प्रताप भी हार गया और वो भी हार गया, किसकी मर्जी पड़े तो लिख दे, पर ये दोनों बातें ये समझाती है कि न तो अकबर कभी आगे बढ़कर के प्रताप के क्षेत्र को पूरा कब्जा कर सका, और उसको छोड़ना ही पड़ा 83 के बाद, 1583 के बाद नहीं आना, आवश्यकता नहीं रही उसको आने की। और सांगा के समय तक बाबर कभी राजस्थान में इस पेड़ नहीं जमा पाया या भारत के निचले हिस्से पर आ नहीं पाया, दिल्ली से नीचे उतर नहीं पाया। इसका कारण यह था कि उनमें डर था, उस शौर्य और उस पराक्रम का जो वो देख करके आए थे वहां पर। इस सत्य को मानना पड़ेगा, इससे हम नहीं भाग सकते। धन्यवाद।